जियोए ने उसे ये कार्ड दिया। उस समय उसने केवल इतना कहा कि यह शुयून क्लब का सदस्यता कार्ड था और इसमें उपभोग की कोई सीमा नहीं थी। इसलिए जब वह आज खाली थी, तो वांग युनमेई ने वांग यूजी और जियांग चुनफेन को सौंदर्य उपचार के लिए क्लब में आने और एक बार उपभोक्ता बनने के लिए बुलाया। जब फ्रंट डेस्क पर मुख्य रिसेप्शनिस्ट ने वांग युनमेई द्वारा सौंपे गए कार्ड को देखा, तो वह पहले तो दंग रह गई, फिर चौंक गई। यह कोई साधारण शुयून क्लब सदस्यता कार्ड नहीं था। इसके बजाय यह एक सर्वोच्च ब्लैक कार्ड था जो शुयून क्लब में सर्वोच्च सदस्य की स्थिति का प्रतीक था। वे हर साल उनमें से 3 जारी करते हैं। इसके अलावा कोई उन्हें पैसे से नहीं खरीद सकता। पिछले वर्ष शुयून क्लब में सबसे अधिक खर्च करने वाले शीर्ष 3 गोल्ड कार्ड सदस्यों के लिए उन्हें अगले वर्ष स्वचालित रूप से एक सर्वोच्च ब्लैक कार्ड प्राप्त होगा। मुख्य रिसेप्शनिस्ट ने आश्चर्य से वांग युनमेई को देखा। वह 3 से 4 वर्षों तक फ्रंट डेस्क पर मुख्य रिसेप्शनिस्ट रही थी, लेकिन सर्वोच्च ब्लैक कार्ड वाले इस वीआईपी के बारे में उसकी कोई धारणा नहीं थी। वांग युनमेई बेहद खूबसूरत थीं। अगर उसने उसे पहले देखा होता तो वह उसे याद कर पाती। इसके अलावा उसके पास एक सर्वोच्च काला कार्ड था। ये देखकर कि दूसरा पक्ष झिझक रहा है, वांग युनमेई उसकी ओर देखने और फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि समस्या क्या है? मुख्य रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपनी पेशेवर मुस्कान वापस पा ली और धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस व्यक्ति ने वांग युनमेई का सदस्यता कार्ड ले लिया और उसे कंप्यूटर पर पंजीकृत कर लिया। कार्ड को मात्र स्वाइप करने पर सिस्टम पर बैलेंस कॉलम प्रदर्शित होता है। असीमित। मुख्य रिसेप्शनिस्ट अवाक रह गया। उसने ऐसा कार्ड पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्य कार्ड में 10 लाख युआन से अधिक जमा करते थे, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं होना असंभव था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चाहे वह कितना भी खर्च कर ले, उसे पैसों की चिंता नहीं होगी? बाकी 2 रिसेप्शनिस्टों ने भी उसे घेर लिया। जब उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द देखे तो वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कौन सा कार्ड है? मैंने कभी बिना उपभोग सीमा वाला कार्ड क्यों नहीं देखा? उनमें से एक धीरे से बुदबुदाया। एक अन्य व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, यह नकली नहीं होना चाहिए, है ना? अगर यह नकली है, तो कोई संदेश नहीं होना चाहिए। इस समय मुख्य रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, जाओ और वीआईपी से बात करो। मैं मैनेजर से पूछूंगी कि क्या हो रहा है। वीआईपी को नाराज मत करो, जैसा कि बईयून शहर के सबसे हाई एंड क्लब के सर्विस स्टाफ से अपेक्षित था। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो सबसे पहले उसने जो सोचा वह ग्राहक को खुश करना और फिर अकेले में इसकी पुष्टि करना था। ग्राहक को नाखुश करने से बचने के लिए उसने ग्राहक से जल्दबाजी में नहीं पूछा। इस समय हॉल में एक और उत्साही अभिवादन की ध्वनि सुनाई दी। शुभ दोपहर, विशिष्ट अतिथियों, शुयून क्लब में आपका स्वागत है। हॉल में 2 संतुलित मैडमें चल रही थीं जो लगभग 40 वर्ष की थीं। उनके सुंदर शरीर थे और असाधारण आभा। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि वे अमीर घरों की मैडमें थीं। हालांकि उनकी भौहों के बीच कुछ अहंकार था। वे अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर चलते थे, जैसे कि वे दूसरों को गंभीरता से नहीं लेते। फ्रंट डेस्क पर 2 रिसेप्शनिस्ट शुरू में वांग युनमेई और बाकी लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 प्रतिष्ठित मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने शर्मिंदगी से वांग युनमेई से कहा, मुझे क्षमा करें, विशिष्ट अतिथियों, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हम तुरंत आपके लिए पंजीकरण करेंगे।
वांग युनमेई एक चालाक और निर्दयी व्यक्ति नहीं थे। इसके अलावा वह यहाँ पहली बार आई थी, इसलिए उसे पंजीकरण की सटीक प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं थी। इसलिए वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं है, ये देखकर कि इस वीआईपी का स्वभाव अच्छा था। दोनों रिसेप्शनिस्टों को राहत मिली और वे उन दो महान महिलाओं की सेवा करने के लिए चले गए, जिन्होंने अभी अभी प्रवेश किया था। दोनों महान महिलाएं सामने की मेज पर खड़ी थीं। फ्रंट डेस्क के दाहिनी ओर हरे आंखों वाले कांच पर वेल्थ बेकनिंग टॉड की नक्काशी थी। वह चमकदार था और कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि वह महंगा था। उन्होंने टॉड को महोगनी लकड़ी की ट्रे पर प्रदर्शित किया। विभिन्न आकारों के अनगिनत सोने और चांदी के सिक्के चारों ओर बिखरे हुए थे, और वे सभी शुइयुन क्लब में वीआईपी द्वारा रखे गए थे। ज्यादातर अमीर लोग इन बातों पर विश्वास करते थे। दोनों कुलीन महिलाएं अनुभवी ग्राहक लग रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उन्होंने अपने थैलों से 2 चांदी के सिक्के निकाले और ट्रे में रख दिए। फिर उनमें से एक ने एक चांदी का सदस्यता कार्ड निकाला और उसे दे दिया। मुझे ये देखने में मदद करें कि इसमें कितना शेष बचा है। जैसे ही वह बोल रही थी, दूसरे पक्ष ने अनजाने में वांग युनमेई और बाकी लोगों को काउंटर के बाईं ओर खड़ा कर दिया। वांग युझी और जियांग चुनफेन ऐसे लोग नहीं थे जो अपनी दिखावे को बनाए रखने पर जोर देते थे। उनकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा था और उनकी आंखों के कोनों पर महीन रेखाएं स्पष्ट थीं। वांग युनमेई की ओर देखने से पहले उस कुलीन महिला की आंखों में तिरस्कार और गर्व की झलक दिखाई दी। वांग युनमेई का फिगर अद्भुत था। त्वचा कसी हुई थी और घने और चिकने बाल थे जो उसके कंधों तक पहुंचते थे। उसका पूरा बदन इतना गोरा था कि चमक उठता था। उनका स्वभाव और भी उत्कृष्ट था। अदृश्य रूप से भौहें सिकोड़ते हुए महिला ने सांस छोड़ी और दूसरी ओर देखा। हेलो, मैडम जू, आपके पास अभी भी इस कार्ड पर 1,26,000 युआन बचे हैं। ये 2 उपयोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और 5 लाख युआन जोड़ें, मैडम जू ने अहंकारपूर्वक कहा। दूसरी कुलीन महिला ने तुरंत कहा, ओह बहन जू, पहले और पैसे मत जोड़ें, मेरे कार्ड का उपयोग करें। मैंने पिछली बार कुछ पैसे जोड़े थे। उस व्यक्ति ने उसे कार्ड थमा दिया। मेरा वाला उपयोग करो, मैडम नियू, आपके कार्ड पर अभी भी 823,000 युआन बचे हैं। मैडम न्यू ने सिर हिलाया। फिर मेरे कार्ड का उपयोग करें। ये देखकर मैडम जू मुस्कुरा दी। चुन ली, मैं अगली बार तुम्हारा इलाज करूंगा, बहन जू। ये बस एक छोटी सी राशि है। आप मेरे साथ समारोह में क्यों खड़ी हैं? उनकी बातचीत से एक समृद्ध और दबंग उपस्थिति का पता चला। वांग युझी ने उसका प्रबंधन नहीं किया। अभिव्यक्ति और स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। ऐसे क्लब के सदस्यता कार्ड में एक बार में कुछ लाख युआन जोड़ दिए जाते थे। यहाँ एक बार खर्च करने में कितना खर्च आएगा? जियांग चुनफेन की स्थिति तब से अच्छी मानी जाती थी जब वह छोटी थी, लेकिन वह हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसा कि अपेक्षित था, उच्चवर्गीय समाज की फिजूल खर्ची कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी सामान्य लोग कल्पना कर सकते थे। ये सब जियो ए के क्लब में हुआ। उनके भाव मैडम जू और मैडम नियू की आंखों में उतर गए। उनकी आंखों में तिरस्कार भर आया। वे घूमे और सर्विस स्टाफ के पीछे पीछे क्लब में चले गए। जैसे ही वे दोनों चले गए, उन्होंने बाई फेफी को देखा, जो काले रंग का पेशेवर सूट पहने हुए थी, तेजी से चल रही थी। जब दूसरों ने उसे देखा, तो उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और सम्मानपूर्वक कहा, हेलो, मैनेजर बाई। हालांकि बाई फेफी के पास अपने सहकर्मियों को जवाब देने का समय नहीं था। जैसे ही वह सामने की मेज की ओर बढ़ी,
उसकी ऊंची एड़ियां बजने लगीं। यह मैडम वांग है ना? बाई फेफी ने वांग युनमेई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वांग युनमेई ने थोड़ा सिर हिलाया। हेलो, तुम कौन हो? बाई फेफी ने तुरंत अपना परिचय दिया। हेलो, मैडम वांग, मैं शुयुन क्लब का महाप्रबंधक बाई फेफी हूँ। आप बस मुझे फेफी कह सकते हैं। मुझे आपको ये समझाना होगा कि सीईओ ने विशेष रूप से मुझे आपके लिए ये सर्वोच्च ब्लैक कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। यह अन्य सदस्यों के सदस्यता कार्ड से अलग है। फ्रंट डेस्क पर सहकर्मियों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने आपका कीमती समय विलंबित कर दिया। कृपया मुझे माफ कर दें। वांग युनमेई यह सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गईं। कुछ सेकंड के बाद उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सिर हिलाया। वह बाई फेफी को देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं समझ गई। ये ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों महान महिलाओं ने 2 मिनट से भी कम समय में पंजीकरण क्यों पूरा कर लिया, जबकि वे लंबे समय तक इंतजार कर रही थीं। पता चला कि जियोए ने उसके लिए एक अलग सदस्यता कार्ड बनाया था। जब बाई फेफी ने ये सुना, तो वह फ्रंट डेस्क पर चली गई और मुख्य रिसेप्शनिस्ट से कहा, जियो, मुझे वीआईपी का सदस्यता कार्ड दो। ये देखकर दूसरे पक्ष ने झट से कार्ड थमाया और धीमी आवाज में पूछा, मैनेजर बाय, ये है? बाई फेफी ने धीरे से उत्तर दिया। सीईओ की माँ। हर कोई प्रबुद्ध दिख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, यह उनके बॉस की माँ थी। फ्रंट डेस्क पर मौजूद लोगों ने तुरंत वांग युनमेई की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि उन्हें इस बार इस व्यक्ति को याद रखना होगा ताकि वे अगली बार गलती न करें। जब बाई फेफी ने वांग युनमेई और बाकी लोगों को क्लब में ले जाया, तो उनमें से एक फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, सीईओ की माँ बहुत छोटी दिखती हैं। वह मुझसे कुछ ही साल बड़ी लगती हैं। दूसरा विवादित लग रहा था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, मुझे याद है कि जी ग्रुप के सीईओ एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ठीक है, पफेट। मुख्य रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर हंसे बिना नहीं रह सकी। फिर उसने अपने भ्रमित सहकर्मी की ओर देखा और मुस्कुराई। क्या आप पिछली शताब्दी में रह रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि शुयुन क्लब ने ऐसा किया है? मालिक बदल गए? वह व्यक्ति चिल्लाया और अपना सिर हिलाया। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। दीदी, क्लब के बाहर का लोगो पिछले 100 वर्षों में बदल गया है। क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया? दूसरे शब्दों में, शुयुन क्लब अब जी ग्रुप के तहत एक कंपनी नहीं है। सीईओ भी बदल गया है। मुख्य रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। और मैंने मैनेजर बाई से सुना कि नया सीईओ विशेष रूप से युवा है। वह 20 साल की भी नहीं लगती। उन दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपना मुंह खोला। फिर उन्होंने एक स्वर में कहा, 20 साल का भी नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सीईओ की माँ इतनी छोटी दिखती थीं। दूसरी ओर, शुयुन क्लब के इंटीरियर ने वांग युनमेई और बाकी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। ये वास्तव में एक शीर्ष पायदान का क्लब था जहां सदस्यता शुल्क की लागत प्रति वर्ष 10 लाख युआन से अधिक थी। उनकी आंखों में प्रवेश करने वाला हर विवरण ऐसा लगता था जैसे उन्होंने इसे बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया हो। नीले क्रिस्टल से बने पारभासी कांच के गलियारे की दीवार से पानी बह रहा था, जिससे एक बड़ा नाचता हुआ पानी का पर्दा बन गया। वहां मोरक्कन शैली की छत की उच्च गुणवत्ता वाली तेल पेंटिंग थी जिस पर रंगीन तैरती पेंटिंग थी। वहां उभरी हुई सोने की लाह वाली ऊंची कुर्सियां, सभी आकृतियों के कलात्मक प्रदर्शन, विभिन्न शैलियों वाली कैजुअल वाइन गैलरी आदि थीं। शुयुन क्लब की विलासिता ऐसी विलासिता नहीं थी जो
अतिरंजित और शून्य हो। इसके बजाय यह वह विलासिता थी जो आपको हर बार कुछ दूरी तक चलने पर ऐसा महसूस कराती थी जैसे आप एक अलग दुनिया में थे। यह एक प्रकार का आश्चर्य था जिसके बाद अनायास ही वहां निकल पड़ेगी। यदि वे वहां नहीं होते तो वांग युनमेई और बाकी लोग अपने वर्तमान ज्ञान के साथ ऐसे क्लब की कल्पना नहीं कर पाते। ये वास्तव में एक शीर्ष क्लब था। इसकी तुलना में याओची महज नकली ग्लैमर का नाइट क्लब था। मैडम वांग, इस बार आप किस तरह के प्रोजेक्ट का अनुभव करना चाहती हैं? बाई फेफी ने वांग युनमेई से पूछा। आमतौर पर जब पुरुष सदस्य शुइयुन क्लब में आते थे तो वे चाय पीते थे, इंडोर गोल्फ खेलते थे और व्यवसाय के बारे में बात करते थे। शुइयुन क्लब की गोपनीयता के कारण ये स्थान लंबे समय से कई सफल लोगों के मनोरंजन और परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए पहली पसंद बन गया था। अधिकांश महिला सदस्यों ने स्पा, जल उपचार और सौंदर्य उपचार का आनंद लिया। शुइयुन क्लब ने शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों और त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग किया। उनमें से कई केवल शुइयुन क्लब में पाए गए और उच्च तकनीक वाले पेटेंट उत्पाद थे जिनका अन्य सौंदर्य एजेंसियां आनंद नहीं ले सकती थीं। इसलिए कई लड़कियां और युवा विवाहित महिलाएं जो अपनी युवा त्वचा को बनाए रखना चाहती थीं, उन्होंने शुइयुन क्लब के सदस्य बनने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने में संकोच नहीं किया। उनके लिए पैसे की कीमत थी, लेकिन चेहरा अनमोल था। हम सौंदर्य उपचार करने से पहले कुछ खाना चाहते हैं, वांग युनमेई ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं। बाई फेफी ने सिर हिलाया और परिचय दिया। हमारा क्लब चीनी, पश्चिमी, फ्रेंच, थाई, इतालवी और स्पेनिश भोजन प्रदान करता है। आप आज कौन सा आजमाना चाहते हैं? आप आजमाने के लिए कुछ प्रकार भी चुन सकते हैं। वांग युनमेई और बाकी, उन्होंने एक दूसरे को देखा और ऐसा महसूस किया ये बहुत परेशानी भरा था। इसलिए उन्होंने चाइनीज खाना ऑर्डर किया। फिर बाई फेफी वांग युनमेई और बाकी लोगों को 5वीं मंजिल पर सौंदर्य उपचार कक्ष में ले आईं। जब वे विश्राम क्षेत्र से गुजरे तो उनकी मुलाकात उन दो महान महिलाओं से हुई जिनसे वे सामने की मेज पर मिले थे। हालांकि इससे पहले कि वे देख पाते, वे पहले ही बाई फेफी के पीछे सौंदर्य उपचार कक्ष में से एक में जा चुके थे। झू चुनली दंग रह गई और पूछा। संयोगवश एक सर्विस स्टाफ सदस्य कॉकटेल लेकर वहां से गुजरा। झू चुनली ने तुरंत उसे रोका और अप्रसन्नता से कहा, हम यहाँ कतार में क्यों खड़े हैं जब वे लोग तुरंत सौंदर्य उपचार कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं? पता चला कि ये दोनों महान महिलाएं भी सौंदर्य उपचार के लिए यहाँ आई थीं। लेकिन शुइयुन क्लब में सौंदर्य उपचार में 2 से 3 घंटे लग गए। इस समय सभी सौंदर्य उपचार कक्ष भरे हुए थे, इसलिए वे केवल कतार में प्रतीक्षा कर सकते थे। स्टाफ सदस्य को पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने पलकें झपकाईं और पूछा, मुझे क्षमा करें, वीआईपी, आपने उन्हें किस सौंदर्य उपचार कक्ष में प्रवेश करते देखा? न्यू मैक्सिया ने खड़े होकर इशारा किया। ये भीतरी क्षेत्र में एक है, चमकदार सुनहरे दरवाजे वाला। ये देखकर सेवा स्टाफ ने समझदारी की मुस्कान प्रकट की। मुझे खेद है, विशिष्ट अतिथियों, वह सौंदर्य उपचार कक्ष क्लब के सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्यों के लिए विशेष है। भले ही वहां कोई न हो, सिल्वर और गोल्ड कार्ड सदस्य इसका उपयोग नहीं कर सकते। जिन अतिथियों को आपने अभी देखा, वे हमारे क्लब के सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्यों के लिए होने चाहिए। झू चुनली और न्यू मिक्सिया दंग रह गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह सौंदर्य कक्ष सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्यों के लिए विशेष था, बल्कि इसलिए कि वे 3 महिलाएं सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्य थीं, जो
लोग शुयून क्लब में आ सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी। हालांकि शुयून क्लब में अभी भी एक बहुत ही विशिष्ट वर्ग प्रणाली थी। सिल्वर कार्ड सामान्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता था। वार्षिक खपत 10 मिलियन युआन से कम थी। यदि सिल्वर कार्ड सदस्य ने पहले वर्ष में 10 मिलियन युआन से अधिक खर्च किया, तो उन्हें दूसरे वर्ष में स्वचालित रूप से गोल्ड कार्ड सदस्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। इसी तरह, यदि गोल्ड कार्ड सदस्यों ने उस वर्ष 10 मिलियन युआन से कम खर्च किया, तो ये स्वचालित रूप से उन्हें दूसरे वर्ष में सामान्य सिल्वर कार्ड सदस्यों में पदोन्नत कर देगा। शीर्ष 3 सदस्य जिन्होंने उस वर्ष सबसे अधिक उपभोग किया, वे स्वचालित रूप से दूसरे वर्ष में केवल 3 सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्य बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, शुयून क्लब में अमीरों को स्तरों में विभाजित किया गया था। सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्यों ने कई विशिष्ट सेवाओं का आनंद लिया। यहाँ तक कि विभिन्न रेस्तरां भी 3 स्थान आरक्षित करेंगे ताकि वे सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्यों को प्राप्त कर सकें। जू चुनली और नियू मिक्सिया तुरंत शर्मिंदा दिखे। वे दोनों साधारण सिल्वर कार्ड सदस्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्यों से नहीं की जा सकती थी। किसी को ये जानना होगा कि सर्वोच्च ब्लैक कार्ड सदस्य बनने के लिए उन्हें पिछले वर्ष में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अभी उनका जो अहंकारी रवैया था, वह तुरंत खत्म हो गया और वे बैठ गए और आज्ञाकारी ढंग से लाइन में इंतजार करने लगे। सौंदर्य उपचार कक्ष विशाल और आलीशान था। वहाँ एक अलग स्पा, स्टीम रूम, बाथरूम वगैरह था। वहाँ एक छोटा बैठक कक्ष भी था, जो सौंदर्य उपचार करने वाले ग्राहकों के लिए अपने भोजन का ऑर्डर देने के लिए एक सुविधाजनक स्थान था। इस तरह उन्हें रेस्तरां में खाना नहीं खाना पड़ेगा। बाई फेफी ने उन्हें व्यंजन ऑर्डर करने में मदद की और जाने से पहले उन्हें क्लब की सामान्य सेवा के बारे में बताया। शायद ये पर्यावरण के कारण था, लेकिन जैसे ही वे चले, वांग युनमी और बाकी लोगों ने सहजता से हवा में कदम रखा। ऐसा लगता था जैसे उन्हें ऐसी जगह पर सुरुचिपूर्ण और प्रतिष्ठित होना था। बाई फेफी के चले जाने के बाद उनकी छाती में सांसें तुरंत शांत हो गईं। कोई बाहरी व्यक्ति न होने के कारण वांग यूंजी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। दीदी, ये क्लब बहुत उच्च श्रेणी का है। यहाँ रास्ते में पूरा क्लब खामोश था। संगीत और बहते पानी की आवाज के अलावा कोई भी किसी को नहीं सुन सकता था। क्या प्रबंधक बाई ने अभी यह नहीं कहा कि रेस्तरां और सौंदर्य उपचार कक्ष लगभग भरे हुए हैं? लेकिन यहाँ ध्वनिरोधी विशेष रूप से अच्छा है। यहाँ तक कि अगर आप मनोरंजन कक्ष में गाते हैं, तो भी आप गलियारे में कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, जियांग चुनफेन ने कहा। ये शुयून क्लब की पूर्ण गोपनीयता थी। सभी दरवाजों में कोई छोटी खिड़कियां नहीं थीं, और ध्वनिरोधन उच्चतम स्तर का था। इससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे पूरे क्लब में अकेले हों। टीएसके वांग यूजी अभी भी ऐसी लग रही थी जैसे वह सपने में थी। हे भगवान, यंग मास्टर जी ने जियोए को इतना अच्छा क्लब ऐसे ही दे दिया। उनका परिवार कितना अमीर है। वांग युनमी को नहीं पता था कि क्या कहना है, क्योंकि जियोए ने उसे समझाया कि उसने यंग मास्टर जी के साथ शर्त लगाकर यह क्लब जीता है। यह एक मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन ये सच था। उन तीनों ने चारों ओर देखते हुए कहा। फिर उन्होंने अपने स्नान वस्त्र पहने और स्नान करने के लिए बाथरूम में चले गए। धोने के बाद सर्विस स्टाफ ने ट्रॉली को धक्का दिया और दरवाजा खटखटाया। वे तीनों फिजूल खर्ची सिर्फ इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। उन्होंने केवल 2 व्यंजन और 1 सूप का ऑर्डर दिया।
स्वाद बहुत बढ़िया था। सभी ने 2-2 कटोरी चावल खाया और बर्तन साफ कर दिए। भोजन के बाद उन तीनों ने ब्यूटिशियन के सुझाव का पालन किया और 20 मिनट के लिए भाप लेने के लिए स्टीम रूम में चली गईं। गर्म भाप उनके छिद्रों को पूरी तरह से खोल सकती है। फिर वे त्वचा को साफ करने, मरम्मत करने और गहराई से पोषण देने के लिए सौंदर्य उत्पादों का उपयोग करेंगे। वे आरामदायक सौंदर्य उपचार बिस्तर पर अपने बालों के चारों ओर कसकर तौलिया लपेटे हुए लेटे थे, जिससे केवल उनके चेहरे दिख रहे थे। तीनों ब्यूटिशियनों ने पेशेवर रूप से डस्टप्रूफ हेडगियर और मास्क पहने थे। सौंदर्य उपचार शुरू करने से पहले उन्होंने अपने हाथों पर फंगस का तेल भी लगाया। वांग युनमी को सौंपी गई। ब्यूटिशियन ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मैडम, आपकी त्वचा बहुत अच्छी है। आपके छिद्र इतने पतले हैं कि वे लगभग अदृश्य हैं, और वे विशेष रूप से तंग और लोचदार हैं। आपको अपनी त्वचा का विशेष ख्याल रखना चाहिए, है ना? ब्यूटिशियन के शब्द चापलूसी या अतिशयोक्ति नहीं थे, बल्कि वांग युनमी के थे। त्वचा ऐसी थी, वह इसके साथ पैदा हुई थी। हालांकि वह अक्सर मेकअप करती थी, फिर भी कोई विकृति नहीं थी। वह अब भी गोरी और चमकदार थी, लोगों को ईर्ष्यालु बनाने की हद तक परिपूर्ण। वांग युनमी विनम्र नहीं थे, वह अपनी त्वचा को सबसे अच्छी तरह जानती थी। वह तुरंत मुस्कुराई और बुदबुदाई, वास्तव में नहीं, अतीत में मैं अक्सर देर तक जागती थी, लेकिन मेरी त्वचा पर कोई असर नहीं पड़ता था। वास्तव में? ब्यूटिशियन चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसने विशेष रूप से गंभीर स्वर में कहा, मैं कुछ वर्षों से इस लाइन में हूँ। मैंने कई ग्राहकों को बहुत अच्छी त्वचा की स्थिति के साथ देखा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आमतौर पर अपना ख्याल रखना पसंद करते हैं और सूरज की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। ये पहली बार है कि मैंने आप जैसे प्राकृतिक रूप से अच्छी त्वचा वाले किसी व्यक्ति को देखा है। जब वांग युनमी ने ये सुना, तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, मुझे धूप से सुरक्षा की भी परवाह है। ये त्वचा की देखभाल की नींव है ना? अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी त्वचा स्थिर रहे, तो मैं इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए मुझे अभी भी दैनिक सनस्क्रीन लगाना होगा। जो महिलाएं सुंदरता से प्यार करती थीं, वे जानती थीं कि पराबैंगनी प्रकाश उनकी त्वचा को कैसे प्रभावित करता है। इस समय जियांग चुनफेन, जो किनारे पर खड़ा था, भी मुस्कुराया और चिढ़ाया, जियो मेई, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तो मैंने सोचा कि चूंकि तुम्हारी त्वचा बहुत अच्छी है, इसलिए तुमने कुछ कंसीलर और फाउंडेशन लगाया होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें उन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। कभी-कभी जब मेरे चेहरे पर काले घेरे या मुहासे होते हैं, तो मैं उनका उपयोग करता हूँ, लेकिन मैं अक्सर उनका उपयोग नहीं करता हूँ। मुझे अपने चेहरे पर इन चीज़ों की भावना पसंद नहीं है। मेरे छिद्र बंद हैं, इसलिए मैं सांस नहीं ले सकता। ये केवल मेरी त्वचा को खराब करेगा, वांग युनमी ने कहा। वांग युझी ने उनकी बातचीत ऐसे सुनी जैसे वह कोई किताब सुन रही हो। कौन सा सनस्क्रीन, कैसा छिपाव, उसने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। ये सच था, वांग युझी अपनी बहन वांग युनमी की तरह स्वाभाविक रूप से सुंदर नहीं थी। वह केवल थोड़ा सा मेकअप करना जानती थी, जैसे पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना और अपनी भौहें बनाना। इसकी तुलना में वांग युनमी ने याओची में 10 वर्षों से अधिक समय तक काम किया था। वह अक्सर याओची में अन्य एस्कॉर्ट्स के साथ अकेले में इन विषयों पर बात करती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अधिक जानती थी। ब्यूटिशियनों ने त्वचा की गुणवत्ता में अंतर के अनुसार अलग अलग उपचार किए। जियांग चुनफेन उनमें सबसे उम्रदराज थी, इसलिए उसकी आंखों के कोनों पर बारीक रेखाएं भारी थीं। इसके अलावा
उसकी त्वचा का रंग असमान था और उसकी त्वचा गंभीर रूप से निर्जलित थी। ब्यूटिशियन ने उसके लिए 3 उपचार चुने: झुर्रियां हटाना, त्वचा का कायाकल्प और जलयोजन। वांग यूजी की सबसे बड़ी समस्या उनकी सुस्त त्वचा और गंभीर मेलेनिन जमाव थी। इसलिए ब्यूटिशियन ने व्हाइटनिंग और मेलाटोनिन पर ध्यान केंद्रित किया। केवल वांग युनमेई की त्वचा लगभग सही थी। ब्यूटिशियन ने उस पर बहुत अधिक चिकित्सा उत्पादों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और केवल उसे दैनिक देखभाल और गहरा पोषण दिया। सौंदर्य का सार उनके चेहरे पर असाधारण रूप से सहज महसूस हुआ। और यहाँ तक कि ब्यूटिशियन भी बहुत पेशेवर और सौम्य थे। वे तीनों बातें करते रहे और एक के बाद एक सो गए। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन की आवाज आए। अपना सामान पैक करते हुए वांग युनमेई जाग गईं। यह देखकर वह व्यक्ति शर्मिंदगी के साथ तुरंत मुस्कुरा दिया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, वांग युनमेई ने अपना हाथ हिलाया, ये दिखाते हुए कि यह ठीक है। फिर उसने चारों ओर देखा और पूछा, ये पहले ही हो चुका है? हाँ, ये है। जियांग चुनफेन और वांग यूजी भी उनकी बातचीत से जाग गए। वे तुरंत उठ बैठे। वांग यूजी ने अनजाने में उसके चेहरे को छुआ और फुसफुसाया, हे भगवान, बहन, मेरा चेहरा बहुत कोमल और कोमल है। सौंदर्य उपचार कक्ष में एक दर्पण था। वांग यूजी और जियांग चुनफेन तेजी से दर्पण के पास गए और उसे ध्यान से देखा। जियांग चुनफेन की आंखों के कोनों पर महीन रेखाओं में स्पष्ट रूप से थोड़ा सुधार हुआ था। हालांकि उन्हें एक बार में समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि महीन रेखाएं कम हो गई थीं। इसके अलावा उठाने के बाद उसके चेहरे की त्वचा पर कसाव आया और उसमें चमक भी आई। ये स्पष्ट था कि यह जलयोजन के बाद का प्रभाव था। जियोमेई, ये बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि मेरा चेहरा बदल गया है। जियांग चुनफेन ने खुद को दर्पण में देखा और चिल्लाई। वांग युनमेई ने जियांग चुनफेन की उपस्थिति में थोड़ा बदलाव भी देखा। उनकी उम्र की कई महिलाओं को पहले से ही त्वचा की अपरिवर्तनीय समस्याएं थीं। ऐसा सुधार देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। इसे देखने के बाद ब्यूटिशियन ने समझाया, इस बार मैंने केवल आपके लिए दर्द रहित थर्मल रिंकल रिमूवल किया है। इसे रिंकल हटाने के लिए प्रवेश स्तर माना जाता है और मशीनों का उपयोग अपेक्षाकृत रूढ़िवादी है। अगली बार आप थमेज का प्रयास कर सकते हैं। इससे कुछ दर्द होगा, लेकिन प्रभाव अधिक स्पष्ट हैं। पूरे बैयून शहर में केवल हमारा शुयून क्लब दूसरी पीढ़ी की थमेज मशीनों का आयात करता है। क्या आप अपने बताए गए थमेज से मेरी आंखों के कोनों की झुर्रियां पूरी तरह हटा सकते हैं? जियांग चुनफेन ने पूछा। ब्यूटिशियन ने सिर हिलाया। बेशक, झुर्रियां हटाना एक बुनियादी सौंदर्य उपचार है। उन्हें पूरी तरह से हटाने के कई तरीके हैं। जियांग चुनफेन खुश दिखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हर किसी को खूबसूरती पसंद थी। जियांग चुनफेन भी जब छोटी थी तो बेहद खूबसूरत थी। अन्यथा वह घमंडी आदमी वांग युनजोंग उससे शादी क्यों करेगा? हालांकि समय बीत चुका था। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद जियांग चुनफेन की हालत में काफी गिरावट आई। चाहे वह उसका शरीर हो, शरीर विज्ञान हो या त्वचा हो, उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह 10 साल की हो गई हो। बाद में उसकी त्वचा की स्थिति और भी असहनीय हो गई। उसने धीरे धीरे हार मान ली। उसने ये सोचना भी छोड़ दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे बचाया जा सकेगा। खुद को आईने में देखकर वह कल की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में थी। जियांग चुनफेन को अचानक ये दृढ़ विश्वास हो गया कि चूंकि वह शादी के बंधन से बच गई है, इसलिए उसे बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वह सुंदर होने लगेगी।
इसकी तुलना में वांग यूनजी का परिवर्तन और भी अधिक अतिरंजित था। उसकी पूरी त्वचा का रंग लगभग 2 डिग्री अधिक सफेद था और उसकी त्वचा दमकने की हद तक चमकदार थी। यह वह स्थिति थी जो सुस्ती और मेलानिन हटने के बाद सामने आई थी। हालांकि ब्यूटिशियन ने वांग यूजी को भी आवेदन करने की याद दिलाई ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए हर दिन सनस्क्रीन एक आवश्यक कदम था। उसके बाद उसने अपने लिए बहुत सारे अच्छे सनस्क्रीन उत्पाद पैक किए। सौंदर्य उपचार के बाद वे तीनों तुरंत बिल्कुल नए दिखने लगे। जियांग चुनफेन ने सुझाव दिया कि वे अपने बाल, अपने नाखून बनाना और कपड़े खरीदना जारी रखें। इस उम्र तक जीवित रहने के बाद बहनों के लिए खुद को भोगना दुर्लभ था। किसी ने विरोध नहीं किया और उन्होंने स्वीकृति में हाथ उठा दिए। रात को जब वे घर पहुंचे तो शाम के 8 बज चुके थे। वांग यूनमेई और वांग यूजी ने अपने बैग उठाए और एक के बाद एक घर में प्रवेश किया। लिविंग रूम में याओ जियाची सोफे पर बैठकर टेलीविजन देख रही थी। उसने ऊपर देखा और बिल्कुल नई वांग यूजी को देखा। उसे तुरंत ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। माँ, याओ जियाची ने, आप कौन हैं? भाव के साथ वांग यूजी को अचंभित होकर देखा। आवाज सुनकर रसोई में याओ फेंग ने अपना सिर बाहर निकाला। ये देखकर वह बोल उठा, हे भगवान! वांग यूजी का चेहरा गोल था। आमतौर पर वह अपने काले बालों को अपने सिर के पीछे बांधना पसंद करती थी, जिससे उसका पूरा माथा और चेहरा दिखता था। इस दिन वांग यूजी ने अपने लंबे बालों को बड़ी लहरों में घुमाया और इसे वाइन लाल रंग में भी रंगा। उसके खुले बाल उसके चेहरे के दोनों किनारों को ढक रहे थे, जिससे वह छोटा लग रहा था। सौंदर्य उपचार के बाद अपनी गोरी और चमकदार त्वचा के साथ वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह दिखती थी। यदि आज उसने जो कपड़े नहीं पहने होते, तो उसके बेटे और पति ने उसे तुरंत नहीं पहचाना होता। वांग यूजी ने अपना रूप बदल लिया और उसका मूड असाधारण रूप से अच्छा था। उसने शॉपिंग बैग अपने हाथ में नहीं रखे और इधर उधर घूमती रही। बेटा, क्या माँ अच्छी दिखती है? याओ जियाची का मुंह थोड़ा खुला था और उसने पलकें नहीं झपकाईं। जब उसने ये सुना तो उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। हाँ। जब याओ फेंग ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उसका आकार बढ़ाया और प्रशंसा करते हुए कहा, अच्छी दिखने वाली पत्नी, अच्छी दिखने वाली, अच्छी दिखने वाली। इस वक्त उनकी सांस्कृतिक कमियां नजर आ रही थीं। ये कहने के अलावा कि वह अच्छी दिखने वाली थी, याओ फेंग को कोई अन्य विशेषण नहीं पता था। हालांकि सुंदर शब्द हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में याओ फेंग एक अच्छा इंसान था जो लोगों पर बहुत स्नेह करता था। अतीत में जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन्हें लगा कि महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन और ऐसी ही चीजें पसंद हैं। हर बार जब उसे अपना वेतन मिलता था, तो वह चुपचाप वांग यूजी के लिए कुछ लिपस्टिक और आईब्रो पेंसिल खरीद लेता था। हालांकि उस समय घरेलू जीवन आसान नहीं था। वांग यूजी कपड़े की फैक्ट्री में पूरे दिन सूरज नहीं देख पाती थी, तो उसके पास कपड़े पहनने का समय कैसे होता? याओ फेंग ने इसे कई बार खरीदा और वांग यूजी ने उसे कई बार डांटा। उसने कहा कि वह फिजूल खर्ची कर रहा था और उसे इसकी जरूरत नहीं थी। बाद में याओ फेंग ने खरीदना बंद कर दिया। दरअसल कोई महिला खूबसूरत होना कैसे पसंद नहीं कर सकती? हालांकि उस समय के माहौल ने उन्हें इस बात को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर दिया। ये पहले से ही इतना अच्छा था कि वह अपना भोजन व्यवस्थित कर सकती थी, इसलिए उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उस पल आखिरकार घर पर दिन अच्छे हो गए। वांग यूजी का स्वभाव अंततः मुक्त हो गया। कुछ देर बाहर जाने के बाद
ऐसा लगा मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। ऐसा लग रहा था मानो ये पहली बार था जब याओ फेंग अपनी पत्नी से मिले थे। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थीं। दूसरी ओर जियांग चुनफेन ने उन दोनों को घर भेज दिया और सीधे वानबाओ जिले में अपने घर वापस चली गईं। विला के लिविंग रूम में लाइटें चालू कर दी गईं। जियांग चुनफेन ने कार को गैराज में पार्क किया और शॉपिंग बैग का ढेर लेकर घर चला गया। माँ, एक आश्चर्यचकित आवाज आई। यह वही स्वर था जब याओ जियाची ने वांग यूजी को देखा था। जो नहीं जानते थे वे यही सोचते होंगे कि कोई अजनबी घर में घुस आया है। जियांग चुनफेन, जो आंगन में अपने जूते बदल रही थी, ने आवाज सुनकर ऊपर देखा। जब उसने वांग जिमिन को देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराई और अपने लंबे लहराते बालों को हिलाया। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? जियांग चुनफेन और वांग यूजी ने अपने बालों को समान तरंगों में घुमाया था, लेकिन जियांग चुनफेन ने अधिक स्थिर ग्रेपवाइन रंग चुना। एक नज़र में ये काला दिखाई देगा और सूरज की रोशनी या रोशनी में केवल हल्का बैंगनी रंग ही दिखाई देगा। उसने एक लंबी सुनहरी और काली पोशाक पहनी हुई थी जो उसने दोपहर में खरीदी थी। जियांग चुनफेन का कद लंबा था। वह एक प्राकृतिक कपड़े टांगने वाली महिला थी। लंबी पोशाक उन पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह 20 साल की लड़की की तरह आकर्षक और सेक्सी दिखती थी। अपने माता पिता की शादी की तस्वीरों के अलावा वांग जिमिन ने अपनी मां को कभी भी पोशाक में नहीं देखा था। इतने उत्कृष्ट स्वभाव वाली जियांग चुनफेन को देखकर वांग जिमिन इतनी उत्तेजित हो गई कि उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने केवल जोर से सिर हिलाया। माँ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। जब जियांग चुनफेन ने ये सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। उसके सिंदूरी होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी चमकीली आंखें खिली हुई लग रही थीं। वह उज्ज्वल और परिष्कृत थी और उसका स्वभाव उत्कृष्ट था। ये दृश्य संयोगवश वांग युनजोंग की आंखों में पड़ गया। उसकी आंखों में अव्यक्त आश्चर्य और उतार चढ़ाव था। अपने सामने जियांग चुनफेन को देखकर उसके मन में गर्मी का एहसास हुआ। उसकी पीठ सहज ही सीधी हो गई। उसके शरीर में खून बढ़ गया था, लेकिन वह अकड़ गया था और बेहोश भी था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने सूखी और कर्कश आवाज में कहा, चुनफेन। जब उसने वांग युनजोंग को देखा तो जियांग चुनफेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? वांग युनजोंग की आंखें चमक उठीं। वह जियांग चुनफेन पर अपनी नज़र को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों के कोने से उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। कई साल हो गए थे जब उसने जियांग चुनफेन को एक पोशाक पहने हुए देखा था। इतने सालों तक शादीशुदा रहने के बाद जियांग चुनफेन अपने परिवार और करियर में व्यस्त थी, इसलिए वह भूल गई थी कि वह एक महिला है। वांग युनजोंग तो और भी अधिक थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह पूरी तरह से उस सुंदरता को भूल गया जो जियांग चुनफेन ने उसे तब दी थी जब वे विश्वविद्यालय में डेटिंग कर रहे थे। शानदार मुस्कान वाली लंबी और खूबसूरत लड़की को एक परिवार की जेल में यातना देकर गंदगी में डाल दिया गया था। वांग युनजोंग उस कारण के बारे में नहीं सोच सका कि उसे एक बार जियांग चुनफेन से प्यार हो गया था। हालांकि इस समय अपने सामने जियांग चुनफेन को देखकर वांग युनजोंग का दिल, जो लंबे समय से उसके लिए धड़कना बंद कर चुका था, फिर से बेकाबू होकर कांप उठा। हालांकि वह जू कियान जितनी युवा और सुंदर नहीं थी और खराब व्यवहार करना नहीं जानती थी, लेकिन उसकी उम्र में जियांग चुनफेन में जो कामुकता और आकर्षण था, वह चीजें जू कियान में भी नहीं आ सकती थीं। मनुष्य लालची जानवर हैं। वे ये, वह और सब कुछ चाहते थे। हालांकि
वांग युनजोंग स्थिति से भ्रमित नहीं थे। वह जानता था कि उसने जियांग चुनफेन को पहले ही तलाक दे दिया है। वांग युनजोंग ने एक कौर लार निगल ली और शांत होने का नाटक करते हुए कहा, मैं यहाँ जिचेन को घर लाने के लिए आया हूँ, इससे पहले कि जियांग चुनफेन कुछ कह सके। वांग युनजोंग ने तुरंत समझाया, मैं चाहता था कि वह कुछ और दिनों के लिए यहाँ रहे, लेकिन मेरे माता पिता मेरे घर चले गए। बुढ़िया को अपने पोते की याद आती है, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। शायद इसलिए कि जियांग चुनफेन की छवि बदल गई थी। ये दुर्लभ था कि वांग युनजोंग का स्वर कोमल और धैर्यवान था। जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया और शॉपिंग बैग एक तरफ रख दिए। ठीक है, चूंकि बुढ़िया ने तुमसे उसे लेने के लिए कहा था, तो उसे अपने साथ वापस जाने दो, वांग युनजोंग ने कहा। जिचेन घर पर नहीं है, मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ। जियांग चुनफेन अपनी चप्पलों में लिविंग रूम में दाखिल हुई और अपने ऊपर एक गिलास पानी डाला। वांग युनजोंग की ओर देखने से पहले उसने 2 घूंट पिए। यदि आप प्रतीक्षा जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ बैठें और प्रतीक्षा करें। यदि आप प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उसे कल वापस भेज सकता हूँ। तुम्हारा भाई कहाँ गया? जियांग चुनफेन ने वांग जिमिंग से पूछा। वांग जिमिंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, मुझे नहीं पता, वह शायद अपने सहपाठियों के साथ खेलने के लिए बाहर गया होगा। वह दोपहर को चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जियांग चुनफेन, उसे फोन करो। वांग युनजोंग, मैंने किया, उसका फोन सेवा से बाहर है इस समय। किसी को अभी भी प्रीपेड फोन कार्ड का उपयोग करना पड़ता था। ये सुविधाजनक नहीं था। यदि फोन सेवा से बाहर होता, तो वे इतनी जल्दी कार्ड का नवीनीकरण नहीं कर पाते। जियांग चुनफेन ने एक पल के लिए सोचा और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने वांग युनजोंग से कहा, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो, मुझे जिमेन के लिए रात का खाना बनाना है। वांग युनजोंग ने सहजता से कहा, मैंने भी नहीं खाया है। जियांग चुनफेन, हालांकि उसने अपने दिल में इसे तुच्छ समझा, लेकिन दोबारा सोचने पर यह सिर्फ एक भोजन था, वह इतनी भी अनुचित नहीं थी। उसने सिर हिलाया, ठीक है, मैं ऊपर जाकर पहले अपने कपड़े बदल लूंगा। ये कहने के बाद जियांग चुनफेन शान से सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक चली गई। वांग युनजोंग ने उसकी पीठ की ओर देखा और उसे बिना पलक झपकाए गायब होते देखा। पिताजी! वांग जिमिंग अचानक वांग युनजोंग के सामने कूद पड़े, जो अचंभे में था। वांग युनजोंग ने तुरंत भावनाओं को अपनी आंखों में छिपा लिया और अपनी बेटी की ओर देखते हुए शांत होने का नाटक किया। क्या आपको लगता है कि मेरी माँ आज विशेष रूप से अच्छी दिख रही है? वांग जिमिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग युनजोंग के मुंह के कोने हिल गए और उसने हल्के से सांस छोड़ी। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और सोफे पर वापस आकर बैठ गए। ये देखकर वांग जिमिंग ने केवल मुंह हिलाया और कुछ नहीं कहा। वैसे भी वह लगा कि उसकी माँ आज बेहद खूबसूरत थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ भविष्य में हर दिन इतनी खूबसूरत हो सकती है। इस समय जी परिवार की हवेली में खाने की मेज पर बूढ़े मास्टर जी और जी हॉक्सू एक साथ खाना खा रहे थे। हालांकि मेज पर केवल 2 लोग थे, लेकिन माहौल ठंडा नहीं था। वे दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। अपनी पोती के साथ रहने से बूढ़े मास्टर जी की मानसिक स्थिति में हाल ही में काफी सुधार हुआ था। जी हॉक्सू तो और भी अधिक थे। जब से उसने आखिरी बार जियान यू को देखा था, उसके दिल की गांठ आखिरकार सुलझ गई थी। वह अब हर दिन उदास महसूस नहीं करती थी। हॉक्सू के स्पष्ट परिवर्तन को देखकर बूढ़े मास्टर जी मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्सुकता से पूछा, क्यों?
आप इन कुछ दिनों में विशेष रूप से अच्छे मूड में लग रहे हैं। इसमें खुश होने की क्या बात है? जल्दी से दादाजी को बताओ। जी हॉक्स्यू ने चंचलता से मुंह बनाया और मुस्कुराया। कुछ खास नहीं, मैंने हाल ही में एक नया दोस्त बनाया है, इसलिए मैं थोड़ा खुश हूँ। नया दोस्त? बूढ़े मास्टर जी ने हल्का सा सिर हिलाया। नया दोस्त बनाना अच्छा है। क्या ये लड़का है या लड़की? एक लड़की, जी हॉक्स्यू ने कहा। वह लड़की है जिसने भाई के जन्मदिन पर गलत केक ले लिया था। हम बाद में फिर मिले। दादाजी, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा भाग्य खराब हो गया है? बूढ़े मास्टर जी सन रह गए। फिर उसने प्यारी सी पलकें झपकाईं और जोर से हंसा। ऐसी कोई चीज है? ये भाग्य है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अपनी अनमोल पोती से कहा, आप 3 साल से विदेश में हैं। देश में आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। मुझे खुशी है कि आपके पास एक दोस्त है। बाद में जब आपके पास समय हो, तो आप अपने दोस्त को अतिथि के रूप में हमारे घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। जी परिवार की हवेली में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति को जी हॉक्सू से प्यार था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि उसकी खुशी सबसे ऊपर थी और उसे इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद दादाजी। जी हॉक्सू खुश थे। वह बस इस बात से चिंतित थी कि उसे सिस्टर जियो ए के करीब होने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अगर वह उन्हें अपने घर मेहमान के तौर पर बुला सके तो उनके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। हाईचिंग जिले में वानहाओ इंटरनेशनल होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक स्वीट में कार्ल और बाकी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होकर कुछ चर्चा कर रहे थे। उन्हें बैयून शहर आए कुछ दिन हो गए थे, खोजे न जाने के लिए। वे हर दिन होटल बदलते थे। वे शायद ही कभी बाहर जाते थे और लक्ष्य की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केवल जॉर्ज के कंप्यूटर कौशल पर निर्भर रहते थे। वे सभी अनुभवी भाड़े के सैनिक थे, लेकिन यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें अधिक सावधान रहना पड़ा। हमें और कितना इंतजार करना होगा? अगर मैं पूरे दिन होटल में रहूंगा तो मुझे फफूंद लग जाएगी। हेलेना ने रेशम का पायजामा पहना हुआ था। वह अपने लंबे पैरों को क्रॉस करके बैठी थी और लापरवाही से सोफे के सामने झुक गई। लक्ष्य ने घर नहीं छोड़ा है। क्या आप लक्ष्य के घर में घुसने जा रहे हैं? कार्ल ने हेलेना को अधीरता से देखा। हेलेना ने उदासीनता से अपने होंठ भींचे। मुझे पता है कि आप अपने कार्यों में सावधान हैं, लेकिन यह मत भूलो कि एक लंबी रात सपनों से भरी होती है। हम कुछ समय के लिए बैयून शहर में रहे हैं, और हो सकता है कि किसी ने हमें पहले ही खोज लिया गया है।